नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार की आंख के तारे जो 2017 से लेकर के कई सालों तक जो है तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे और बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन लेकर के रहे, जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है। एक जमाने में जो है तो पश्चिम बंगाल में एक तरीके से अपोजिशन का पूरा स्पेस जगदीप धनखड़ जी ले रखे थे और उनका सरकार के साथ जो कन्फ्रंटेशन था ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार से, वो काफी जगजाहिर दिखाई देता था। अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ है, वो पूरा एपिसोड किस तरीके का है। ऐसा देखिए कि जब देश का उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे देता है, तो ये सवाल उठते हैं। जब सारा मीडिया हाउस एक ही सुर में गाए, तो भी सवाल उठता है। जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कहा और हेल्थ रीजन दिया। अब समझिए इस बात को कि उसी दिन सोमवार की उन्होंने को वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने पूरा सेशन दिया। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ली और उसके बाद सोमवार की रात 9:30 9:25 पे, अगर मैं सही हूं तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और वो रेजिग्नेशन ट्विटर पे डाल दिया और वहां पर उन्होंने हेल्थ का हवाला देते हुए, अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य के कारण थे या फिर मोदी सरकार से मतभेद का नतीजा था? आज हम इसी बात का पोस्टमार्टम करेंगे कि समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा एपिसोड है उसके क्या क्या परतें निकाली जा सकती हैं। परतें ये भी निकाली जा रही हैं कि कर्नाटका के जो अभी गवर्नर हैं गहलोत साहब और उसके बाद जो एक और स्टेट के गवर्नर है उनका भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है, जो गवर्नर बन सकते हैं, माफ कीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, पर उस बात पे हम आएंगे बाद में। सबसे पहले टाइमलाइन जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया। कारण बताया हेल्थ इश्यूज। वो तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वीवी गिरी और आर वेंकटरमन के बाद में, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इस तरीके से सरकार ने स्पष्ट किया कि उन्हें वीपी निवास से नहीं निकाला जाएगा और कोई भी इस तरीके का दबाव नहीं डाला गया है। लेकिन समझने का प्रयास इस बात पे करते हैं कि आप इस बात को समझिए कि किस तरीके की खबरें जो है तो निकल करके आ रही हैं कि उन्होंने उनके ऊपर दबाव था और उन्होंने जो है तो कई सारी चीजें जो है ऐसी करी जिसके ऊपर सरकार मान नहीं रही थी और इस तरीके के की खबरें भी निकल के आ रही हैं कि उन्हें हवाई जहाज अच्छा चाहिए था, उनके प्रोटोकॉल में कमी थी, उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए था और कई सारी उनकी डिमांड्स थी, जिसकी वजह से उनकी तलखियां बढ़ती जा रही थी। और इस तरीके की खबरें जो है एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन का काम भी कर सकती हैं। आप इस बात को समझिए कि वो एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद जो है तो इस तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं। बेसिकली एक अगर खबर की कही जाए तो उन्होंने उनको कई सारे जो सरकारी कायदे थे, उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि उनकी जो स्थिति है सरकार में उस तरीके की बनी हुई नहीं है, ऐसा भी उन्हें लगने लगा था। अब हुआ यूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उसको वो अटेंड करते हैं 21 जुलाई को। शाम होते होते इस्तीफा आ गया। कांग्रेस ने इस पे बहुत सारे सवाल उठाए। टीएमसी का दावा है कि उनके ऊपर महाभियोग की धमकी दी गई और आनन फानन में जो है तो सरकार के कई सारे लोगों के ब्लैंक पेपर में हस्ताक्षर लिए गए। इस तरीके की कई सारी बातें कही गई। अंदरूनी सूत्र एनडीटीवी को बताते हैं कि संसद के भीतर जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट नोटिस को लेकर के बहस हुई। अब मतलब बेसिकली एनडीटीवी, मतलब आप समझ सकते हैं कि एनडीटीवी अभी और जितने भी फ्रंट लाइन के जितने भी मीडिया चैनल हैं, वो इसको इम्पीचमेंट की जो कार्यवाही है जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव उनसे रिलेट करके दिखाना चाहती है। और उसके साथ ही साथ इनका जगदीप धनखड़ साहब का एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे देश के हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी उनके कैरेक्टर असैसिनेशन कहना नहीं होगा, लेकिन हाँ उनके बारे में कई सारी चीजें जो है तो कंट्रोवर्शियल निकालने का प्रयास करते हुए दिख रही हैं, जैसे कि हवाई जहाज और ये सारी चीजें। धनखड़ हाल ही में कई कई बार जो है तो सरकार से कई सारे मुद्दों पे अलग दिखाई दिए। जैसे संसद में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे 9 घंटे की बहस की मंजूरी दे दी। शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए और किसानों को किए हुए वादे थे उनके उनके बारे में उनसे सवाल किया मंच पर, जब शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो डाइस पे मौजूद थे। और जुडिशरी के ऊपर भी कई सारे जो है तो उन्होंने आरोप मढ़े थे और जुडिशरी और पार्लियामेंट के ऊपर कौन सुपीरियर है, इस तरीके के भी कई सारे मामले उनके कई सारी बार उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे शायद सरकार असहज दिखाई दे सकती है।
अब ये पूरा का पूरा मामला जो है तो इतना जितना सिंपल आप देख रहे हैं उतना सिंपल तो दिखाई देता नहीं है। अगर इसको पूरे अलग-अलग एपिसोड्स में करके देखें तो लगभग 2 दिसंबर 2024 में जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है तो अपोजिशन लेके आ रहा था राज्यसभा में। अब वो अपोजिशन का जो प्रस्ताव था वो 14 दिन की जो प्रायर नोटिस था उसको ध्यान में रखते हुए उस टेक्निकलिटी को देखते हुए टेक्निकल क्वेश्चन को देखते हुए जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जब 2024 के दिसंबर में इस तरीके का प्रस्ताव अपोजिशन लेके आ रहा था तो आप इस बात को समझिए कि शायद ये भी एक प्रेशर था उनके ऊपर कि शायद उन्हें उनकी न्यूट्रलिटी पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और अब उन्हें शायद न्यूट्रल बनने का प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने शायद अपोजिशन की तरफ धीरे धीरे अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश की थी। उसके बाद कई सारे मौकों पे ये सारे जो मुद्दे जो मैंने आपको गिनाए कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद कई सारे मुद्दों पे उनकी असहमति पिछले कई महीनों से सरकार से दिखाई दे रही थी। किसानों का मुद्दा मैंने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड भी चीजें बताई और 9 घंटे की उन्होंने बहस की इजाजत दे दी। 22 जुलाई 2024 को जगदीप धनखड़ जो है ये अनाउंसमेंट करने वाले थे शायद, जो उन्होंने कहा था कि इम्पीचमेंट मोशन जो है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके की बातें भी खबरें भी चल रही थी। ये हो गई सारी बातें जो इससे जुड़ी हुई। लेकिन अब इस बात से क्या होता है, क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि अभी भी किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट कारण क्या है, क्योंकि ये बात हम मानने को तैयार नहीं है कि 2 जजों की इम्पीचमेंट की कार्यवाही को लेकर के ही मात्र जो है तो वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा मांग लिया गया होगा या दे दिया होगा। अब इस बात को भी समझना जरूरी है कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा मांगा गया। ये दोनों ही चीजें जो है तो इंपॉर्टेंट है और ये अभी भी क्लैरिटी कहीं से भी नहीं है। मोदी जी अभी विदेश की यात्रा में अभी वो यूके गए हुए हैं और मालदीव्स गए हुए हैं। हो सकता है उनके आने के बाद या कुछ अगले कुछ हफ्तों में हमें इस बारे में और क्लैरिटी मिले कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा मांगा गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या जगदीप धनखड़ उसी रास्ते पे जाने वाले हैं जिस रास्ते पर सत्यपाल मलिक गए। सत्यपाल मलिक याद रखिए कि वो जम्मू एंड कश्मीर के उस समय पे गवर्नर थे जब पुलवामा का हमला हुआ था और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या जगदीप धनखड़ भी उसी तरीके से दिखाई देंगे? ये भी आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि सबसे पहले जो है तो सरकार की तरफ से क्या-क्या खबरें आती हैं, सरकार उनके बारे में क्या-क्या खबरें फैला रही है मीडिया के माध्यम से और क्या उनका कोई व्यू पॉइंट धनखड़ साहब का कोई भी व्यू पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। सरकार एक बात समझना जरूरी है कि इस पूरे एपिसोड ने जो देश के प्रमुख मुद्दे थे जैसे एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस और बहुत सारे मुद्दे जो चल रहे हैं, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये सारे माफ कीजिएगा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल और टेलीकम्युनिकेशन बिल जिनके ऊपर एक फोकस हो सकता था, उन सारे मुद्दों के ऊपर से फोकस हट करके यहाँ पर आ गया। एक तरीके से सरकार घिरी हुई तो दिख रही है लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट देश के सिक्योरिटी और सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं और नागरिक अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो कि इस बार संसद में उठाए जाने वाले हैं। तो क्या सरकार इस बार भी उन बिलों को बिना किसी डिस्कशन के पास करा ले जाएगी? एक तरीके से डाइवर्जन टैक्टिक भी कहा जा सकता है। एक और खबर ये आ रही है कि शायद इस बार महाराष्ट्र से कोई वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। मुंबई से आपको ये नई खबर बड़ी खबर मिल सकती है कि मुंबई महाराष्ट्र से भी कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के लिए जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव जी से कहा था कि आप भी इस तरफ आ जाइए और उसके बाद उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में 20 मिनट के आसपास की जो मुलाकात भी देखिए हुई थी कुछ दिनों पहले। इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की लेकिन मीडिया खबरों के हिसाब से हम आपसे ये बातें साझा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर जो इतने सालों से 2024 के चुनाव तक अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का या फिर बीजेपी की सरकार का, एनडीए गवर्नमेंट का फ्री रन चल रहा था 2014 से 2024 तक। इस किसी भी तरीके के हिकअप्स देखने को नहीं मिल रहे थे लेकिन अचानक से 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद कई सारे सवाल हैं जिसको अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को छोड़ दिया जाए तो सरकार बहुत सारे सवालों के घेरे में दिखाई देती है। जैसे मोहन भागवत जी ने सबसे पहले ये इशारा किया था कि लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं। इस तरीके का 4 जून 2024 के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने ऐसी बात कही थी।
उसके बाद बीजेपी अभी तक अपने अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं पे फंसी हुई है, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी ये चाहते हैं कि उनके मन का जो है, तो आरएसएस और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप मतलब मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि उनके उनसे उनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति या उनके मन का कोई भी व्यक्ति जो है तो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। इसके बाद बीजेपी उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर जो इस तरीके से ट्रंप ने सीज फायर की घोषित की, बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर काफी अच्छा ऑपरेशन जा रहा था, हमारी सेनाएं जो है तो काफी भारी पड़ रही थी पाकिस्तान की सेना के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर जो है तो हम अटैक अच्छा कर पा रहे थे और उनके कई सारे ठिकानों पे हम अटैक कर पाए और उनको डिस्ट्रॉय भी कर पाए। लेकिन अचानक से ऐसी क्या जल्दी हुई कि मात्र एक डीजीएमओ लेवल पे बातचीत होने पे इतना बड़ा ऑपरेशन, एक तरीके से एक तरीके से स्मॉल वॉर ही कह सकते हैं, छोटा मोटा वॉर की तरह ही सिचुएशन थी। क्या डीजीएमओ लेवल की बात से इस बात का को देखा जा सकता है कि वहां पे एक इतना बड़ा फैसला हो जाए कि डीजीएमओ ने कॉल किया पाकिस्तान के और हमारे डीजीएमओ ने हाँ बोल दिया? ये मान पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीज फायर की घोषणा जो है सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उसके बाद से सरकार कई सारे सवालों के दायरे में है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25 बार और उनकी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कम से कम ने एक बार, अभी कल 2-3 दिन पहले इस बात ही को रिपीट किया कि ट्रेड की डील की बात करके, ट्रेड डील के कारण ही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर किया गया। इस बात को फिर से रिपीट किया। इसके बाद कास्ट सेंसस आप देखेंगे, कास्ट सेंसस पे भी सरकार को झुकना पड़ा, जो कि 2022-23 से ही विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसको राहुल गांधी आगे लेकर के चलते रहे। लेकिन कास्ट सेंसस के मुद्दे पे भी अप्रैल के आखिरी में आते हुए सरकार ने घोषणा कर दी कि वो कास्ट सेंसस करवाएगी। तो एक तरीके से इन सब मुद्दों पे बैकफुट पे सरकार दिखाई देती है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और खासतौर से बिहार में चल रही जो एसआईआर की बात है, उसमें यह देखा जा रहा है कि करीब करीब 51 लाख वोटर हैं जिनके नाम कट सकते हैं अभी तक की बात करें, और कुछ लाख वोटर हैं जिनको जो अपने पते पर पाए नहीं गए और नॉट फाउंड, बेसिकली नहीं पाए गए अपने पते पर ढूंढने जब देखा गया उन्हें। तो आप समझ लीजिए कि अगर 2020 के बिहार के चुनाव की बात की जाए तो जो अंतर था दोनों गठबंधन के बीच में 0.02 या 0.2% के आसपास था वोट परसेंटेज में, और दैट कन्वर्स टू 25,000, 20 से 25,000 वोटों का ही टोटल अक्रॉस स्टेट डिफरेंस था। इसके बाद अगर आप जो है तो एक लाख वोट या 50,000 वोट भी वहां पर कम हो जाते हैं, तो क्या इसका इंपैक्ट होगा 2025 के बिहार चुनाव में, और क्या हम आगे आने वाले दिनों में इसमें भी संघर्ष देख सकते हैं? तो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर भी सरकार थोड़ी बैकफुट पे दिखाई देती है। महाराष्ट्र चुनाव की क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव हुए लगभग साल भर होने वाला है, उसके बाद भी अभी तक ये क्राइसिस चल रही है। महाराष्ट्र के चुनाव से रिलेटेड कई सारी पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट, सारी चीजें चल रही है, और अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इस्तीफा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारी बातों को देखने के बाद आप जो है इसमें क्या सोचते हैं कि अगला जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा? वैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की स्पेकुलेशन को आप मैं तो यही कहूंगा कि आप उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फैसले लेगी वो भारतीय जनता पार्टी ही डिसाइड कर पाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार वाइस प्रेसिडेंट चुनने के टाइम पे क्या आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को मौका मिलता है, या धनखड़ साहब जो बाहर से आए थे 2003 में बीजेपी ज्वाइन की थी उन्होंने, उस तरीके से उन्हें मौका मिल सकता है। बाकी इससे जुड़ी हुई बाकी खबरों से के लिए जुड़े रहें सटीक नेटवर्क से। तब तक के लिए धन्यवाद।